यार आज की वीडियो में मुझे बात करनी है कि अगर हमें अपनी मैरिज को एक ब्यूटीफुल मैरिज और लॉन्ग लास्टिंग या एवर लास्टिंग मैरिज बनाना है तो उसके लिए हम क्या कुछ चीजें कर सकते हैं, क्या कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं ताकि आपका रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, हैप्पी हो, हेल्थी हो और आपको आपके घर आने में अच्छा लगे, अपने पार्टनर के साथ आपको अच्छा लगे और आपका लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो। क्योंकि एक बड़ी फेमस सी कोट है कि एक ना स्टडी हुई थी, साइंटिस्ट्स ने की थी और आई थिंक वो हार्वर्ड की कोई स्टडी थी, वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने करी थी। बहुत साल तक ना उन्होंने एक सर्वे किया और वहां पर छोटे छोटे बच्चों से उन्होंने स्टार्ट किया। एक बच्चों की लाइफ उन्होंने मॉनिटर करी और जब तक कि वो बड़े हुए उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में चीजें अचीव करी, कईयों ने कुछ भी अचीव नहीं किया। तो एट द एंड मतलब 50-60 साल तक जब वो स्टडी चली तो उसके बाद जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी वो सर्वे किया उन्होंने रिजल्ट निकाला कि एक हैप्पी लाइफ को अगर हमें निचोड़ निकालना हो कि क्या है सार एक हैप्पी लाइफ का, तो उन्होंने ये देखा कि बचपन से लेके बड़े होने तक कुछ भी किसी ने किया, कितने मर्जी पैसे कमाए, कोई कैसा दिखता था, किसी का हाई स्टेटस था, किसी का लो स्टेटस था, लेकिन खुश वही इंसान था जिसके रिलेशनशिप्स अच्छे थे। तो इतना इम्पोर्टेंट होता है एक हेल्थी रिलेशनशिप आपकी साइकी के लिए, आपकी लाइफ के लिए। एक अच्छी खासी जिंदगी अगर आपको जीनी है तो आपके पार्टनर के साथ स्पेशली एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में मेरे दिमाग में जो भी कुछ पॉइंट्स है वो मुझे इस वीडियो में बताने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मतलब कि हम ना बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन रियल जो लव यू होता है ना, स्पेशली रोमांटिक पार्टनरशिप में, वो होता है आई रेस्पेक्ट यू, वो होता है आई एक्सेप्ट यू। तो जब तक आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे आप जितना मर्जी किसी को आई लव यू बोलते रहो, वो उसका कोई मतलब नहीं है। इन अ रोमांटिक पार्टनरशिप लव मीन्स रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि अपने पार्टनर की हमने कभी भी पब्लिकली तो बिल्कुल ही नहीं, पर्सनली भी नहीं करनी, लेकिन पब्लिक ह्यूमिलिएशन तो हमने कभी भी नहीं अलाउ करनी। हमने कभी भी अपने पार्टनर को पब्लिकली इंसल्ट नहीं करना। अगर आपको अपने पार्टनर की कोई चीज पसंद नहीं आई तो जाके अकेले में बात करो, अपने रूम में अपने घर में जाके उस चीज के बारे में बात करो, उस चीज का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। तो सबसे पहला तो यही है। और दूसरा, जब भी आपके अंदर आपके साथ एक दूसरे के साथ जो भी डिसएग्रीमेंट्स होंगी, क्योंकि अगर आप एक साथ रह रहे हो, एक घर में रह रहे हो, तो लड़ाइयां भी होंगी, डिसएग्रीमेंट्स भी होंगी। क्योंकि एक दो अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स एक साथ आ रहे हैं, लाइफ को शेयर कर रहे हैं, एक घर को शेयर कर रहे हैं, तो डिसएग्रीमेंट्स तो होंगी। लेकिन आपने मेक श्योर करना है इसको, मतलब एक तरीके का रूल बना लो अपनी लाइफ में कि चाहे जितनी मर्जी डिसएग्रीमेंट्स हो, हम एक दूसरे को गलत वर्ड्स कभी भी यूज नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को कर्स वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। जितनी भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, जितना भी एंगर आ रहा है, और अगर एंगर बहुत ज्यादा आ गया है तो हमने कोशिश करनी है कि वहां पे हम टाइम आउट ले लें, एक दूसरे को हम बोलें कि ठीक है अभी तो इस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इमोशन ही इतना ज्यादा ऊपर उठ गया है। तो दोनों टाइम लेते हैं लेकिन वापस इस प्रॉब्लम पे आएंगे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। और इस चीज का हमने मेक श्योर करना है कि उस चीज का सोल्यूशन निकले। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम अनरिजॉल्व रह गई, वो इमोशन अनरिजॉल्व रह गया, तो वो एक मतलब वूंड बन जाएगा और फिर वो आपके फ्यूचर वाली चीजों में जाके आपको तंग करेगा। क्योंकि नॉर्मली आपने ये चीज देखी होगी कि जब भी कोई कपल है वो फाइट करता है, तो जो भी प्रेजेंट चीज के ऊपर लड़ाई हो रही होती है ना, वो तो बहुत पीछे रह जाती है। जो पास्ट की लड़ाई है, ये पास्ट का जो भी अनरिजॉल्व्ड ड्रामा था, वो उठ के फाइट्स थी, वो उठ के आ जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि चाहे आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं, एंगर है, आप वहां से हट गए, आप बोल रहे हो कि नहीं अब इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन वापस जब आप एक नॉर्मल इक्वानिमस स्टेट पर आओ, तो आपने मेक श्योर करना है कि उस चीज का प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है, उस चीज के बारे में आपने प्रॉपर कम्युनिकेट करना है। तो ये कुछ चीजें आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। रिस्पेक्ट मतलब एक ऐसी चीज है जो किसी भी कंडीशन में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देनी, आपने उस चीज के ऊपर कोई भी सैक्रिफाइस नहीं होने देना। अपने अगर आप वाइफ हो तो ट्रीट योर हस्बैंड लाइक अ किंग, और अगर आप एक हस्बैंड हो तो स्टार्ट ट्रीटिंग योर वाइफ लाइक अ क्वीन। और इस चीज को एक और चीज भी समझना
कि जैसे आप अपने पार्टनर को ट्रीट करोगे ना, वैसे ही दुनिया आपके पार्टनर को ट्रीट करने लग जाएगी। तो अगर आप अपने पार्टनर की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, स्पेशली अपनी फैमिली के सामने, स्पेशली बाहर सोसाइटी के सामने, ऑफ कोर्स अंदर भी 2 मास्क नहीं रखने हैं, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहो, लेकिन फिर भी एक कहने की बात ये है, वैसे ही दुनिया आपके ऊपर मतलब पिकअप कर लेती है, एनर्जी को पिकअप कर लेती है कि अगर इसका हस्बैंड इसको इतने अच्छे से ट्रीट करता है, दैट मीन्स कि हमें भी इसको ट्रीट करना है। और ऐसा भी क्यों होता है? क्योंकि अगर आप उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप उसकी डिसरेस्पेक्ट सहोगे भी नहीं। तो तीसरा बंदा पहले ही डर जाएगा कि इसको अगर हमने कुछ गलत किया तो इसका जो हस्बैंड है वो इसके लिए स्टैंड लेगा, वो इसके मतलब इसको प्रोटेक्ट करेगा। और सेम चीज हमने एज अ वाइफ भी करनी है कि अपने हस्बैंड की जो डिग्निटी है, अगर कोई आप 3-4 लोगों के साथ बैठे और आपके हस्बैंड के बारे में कोई गलत बोल रहा है, तो अगर आप ही गलत बोलोगे, आप ही गॉसिप करोगे, आप ही चुगली टाइप्स करोगे वहां बैठ के, तो जो सामने वाला इंसान होगा वो भी आपके ऊपर मतलब आपकी एनर्जी पे पिक कर लेगा और आपके हस्बैंड को गलत बोलना स्टार्ट कर देगा या उसकी डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या होता है कि बाद में जो कपल होता है ना, वो तो पेयर बॉन्ड कर लेता है, मतलब उनकी तो सुलह हो जाती है, वो तो अपने आप को एक दूसरे को मना बना लेते हैं। लेकिन जो बीच के लोग होते हैं, जिनके सामने आपने उनके बारे में गलत बोला है, जिनके सामने आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट सही है, वो उस चीज को भूलते नहीं है और फिर वो उस चीज को याद रखते हैं और वहां से फिर आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के टुवर्ड्स उनका जो बिहेवियर बनता है वो वहां से बनता है और वो परमानेंट रहता है। तो हमने बिल्कुल इस चीज के बारे में ध्यान रखना है कि रिस्पेक्ट तो हम बिल्कुल फ्रीली एक दूसरे की करेंगे और बाहर किसी को भी अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं कहने देना, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के बारे में कुछ नहीं कहने देना। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपने अपने रूम में, अपने घर में आके रिजॉल्व करनी है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, अब नंबर 2 है ओपन कम्युनिकेशन। नॉर्मली पता क्या होता है, स्पेशली गर्ल्स में ये चीज होती है, वुमेन में होती है। वाई? बिकॉज वुमेन आर इमोशनल बीइंग्स। तो उनको ऐसा होता है कि हमें ना कुछ बताना ना पड़े अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को, और वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें कैसा कुछ अच्छा लगता है, हमें क्या कुछ चाहिए, हमारे क्या कुछ डिजायर्स हैं, वो समझ ले। और इसकी वजह से ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। तो ना ये कुछ जो हम एक दूसरे को या दूसरे इंसान को सुपर ह्यूमन समझने लग जाते हैं ना, वहां से एक मतलब एक टॉक्सिक मैरिज की स्टार्टिंग हो जाती है। तो हमने कभी भी ये चीज अज्यूम नहीं करनी कि जो हमारा पार्टनर है वो ऑटोमेटिकली हमारी सारी चीजों को समझ जाए। हमने बिल्कुल आराम से शांति से बैठ के सबसे पहले तो खुद समझना है। जब तक आपको खुद ही कोई चीज समझ नहीं आई, तब तक आप दूसरे को कैसे प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे, क्लियरली उस चीज के बारे में कन्वर्सेशन करोगे, राइट? तो सबसे पहले आपने खुद बैठ के समझना है कि मेरे क्या नीड्स हैं, स्पेशली मतलब एज अ पर्सन, वो पर अलग वीडियो की बात है। इस वीडियो में कि मेरी इस मैरिज से क्या एक मतलब नीड है, मेरी क्या वांट्स हैं, क्या कुछ मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मेरे लिए करे, वो सारी चीजें आपने बैठ के समझनी है। हो सके इसको अगर थोड़ा डीप लेके जाना चाहते हो तो अपने अटैचमेंट स्टाइल्स को समझना है। 3 तरीके के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, एंशियस अटैचमेंट स्टाइल, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल और सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। तो आपका जो भी अटैचमेंट स्टाइल है उसको समझना है, अपनी लव लैंग्वेज को समझना है कि हो सकता है कि मेरे को जैसा प्यार फील होता है वैसे मेरे पार्टनर को वैसा प्यार फील ना होता हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके लिए प्यार का मतलब है फिजिकल टच, लेकिन आपके पार्टनर के लिए शायद प्यार का मतलब है कि वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, जैसे कि कोई जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दे या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर ले, फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो आपने ये चीज समझनी है कि मेरे लिए प्यार का मतलब क्या है, मेरी लव लैंग्वेज क्या है। ये सारी चीजें आपने समझनी है और अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करनी है। जब आप प्रॉपरली सारी चीजें कम्युनिकेट करोगे, और इसमें एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट डाल रही हूं, आपने फिगर आउट करने हैं कि इस मैरिज में या इस रिलेशनशिप में मेरे डील ब्रेकर्स क्या हैं, कि क्या कुछ ऐसा होगा जिससे कि ये मैरिज खत्म हो जाएगी, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगी। मतलब कि आपके नॉन नेगोशिएबल्स, कुछ चीजें जिसके ऊपर आप बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करोगे, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि इनफिडेलिटी, किसी मतलब आपके पार्टनर ने आपके ऊपर चीट कर दिया, या पब्लिक ह्यूमिलिएशन, डिसरिस्पेक्ट, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर एक मैरिज में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। स्पेशली मतलब अगर आप मेरी राय पूछो कि मेरे नॉन नेगोशिएबल्स क्या होंगे, तो वही सिंपली ये 2 ही चीजें होंगी। बाकी की जो भी चीजें हैं वो हम सैक्रिफाइस कर लेंगे, वो हम मतलब एक दूसरे के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे खुद को, वो हम एक दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, लेकिन इन दोनों चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो वो भी आपने अच्छे से फिगर आउट करना है और अपने पार्टनर के साथ उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। ओपन कम्युनिकेशन कि आप सामने वाले इंसान का बिहेवियर आपको कैसा लगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप नई नई मैरिज में हो या आप नए नए रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता, और आपको पता है कि आपका शायद एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है कि अगर आपका पार्टनर आपका फोन नहीं उठा रहा तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग में चला गया है कि शायद ये इंसान किसी और के साथ है, शायद ये इंसान का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, या ये मेरे को टाइम नहीं देता। वो सारे आप वर्स्ट केस सिनेरियोज बना रहे हो। तो वो तब बनते हैं जब आपका एंशियस अटैचमेंट स्टाइल होता है। तो जब आपने अपने पार्टनर को प्रॉपरली ये चीज कम्युनिकेट कर दी कि इस टाइम मेरा एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है, हाँ ठीक है, एज अ पर्सन मैं इस चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं इसको सिक्योर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मतलब कि इस चीज में भी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कि जब भी मैं तुम्हें फोन करूं तो कोशिश करना कि फोन उठा लेना, और अगर नहीं उठा सकते तो एक वॉइस नोट भेज देना या एक छोटा सा मैसेज भेज देना कि मैं बिजी हूं या मैं इस टाइम पर तुम्हें वापस फोन करूंगा, और फिर वापस उस टाइम पे मुझे फोन कर देना। तो ये सारी चीजें जब आप ओपनली कम्युनिकेट करते हो ना, तो वो ओवर थिंकिंग की कोई जगह नहीं रहती बीच में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जगह नहीं रहती। तो इसके लिए सबसे पहले ऑफ कोर्स जरूरी है कि आप खुद को समझो, आपको खुद के बारे में नॉलेज हो, आपको अपनी सारी चीजों के बारे में पता हो, और फिर आप अपने पार्टनर को समझो, उसकी वही सारी सेम चीजें आपको पता हो, और फिर आप एक क्लियर कम्युनिकेट करके एक प्लान बनाओ, एक मतलब चीजों को करो। ठीक है ना। तो ये है पॉइंट नंबर 2। अब नंबर 3, हीलिंग। अब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इतनी बात करी हुई है कि हीलिंग इज द की टू एवरीथिंग। मतलब जब तक आप अपनी साइकी को हील नहीं करोगे ना, आपकी लाइफ में चारों तरफ सेम प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगी। करियर में भी होंगी, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी होगा, बहुत ज्यादा ओवरथिंक भी करते होगे, बहुत ज्यादा एंशियस स्ट्रेस्ड भी रहते होगे, रिलेशनशिप्स में भी कोई डेप्थ नहीं होगी, सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स होंगे। तो आपने अपने माइंड को, अपने हार्ट को हील करना है। जो भी आपके पास्ट वुंड्स हैं जाके समझना है, कोशिश करनी है कि कहाँ से मेरा जो बिहेवियर है वो बन रहा है। वो आपके चाइल्डहुड कंडीशनिंग से बेसिकली बनता है। जो भी आपके पास्ट में चाइल्डहुड वुंड्स हैं वहां से बनता है। तो अपने चाइल्डहुड की हीलिंग करनी है। इस चीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का लिंक दूंगी, आपने वो सारी वीडियोस देखनी है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कैसे हीलिंग करनी है, हीलिंग क्या होती है, फलाना फलाना एवरीथिंग अबाउट हीलिंग। ठीक है। बट इसका अपनी मैरिज से क्या लिंक है कि नॉर्मली पता क्या है कि जैसे गर्ल्स हैं उनको ना लड़कों ने या मैन ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है। तो उसकी वजह से उन्होंने एक मूवमेंट चलाई फेमिनिज्म की कि वो स्ट्रोंग बनेंगी, वो इंडिपेंडेंट बनेगी, उनको जरूरत ही नहीं है मर्दों की, उनको जरूरत ही नहीं है मेन की। सिमिलरली जो मेन हैं अब वो इतने ज्यादा वुंडेड हो गए हैं कि अब उन्होंने वो अपना जो नेचुरल नेचर था कि अच्छा अगर औरतों को जरूरत ही नहीं है हमारी तो फिर ठीक है करो अपने आप, तो उन्होंने वो प्रोवाइडरशिप, वो प्रोटेक्टरशिप, वो सारी चीजें अपनी छोड़ दी हैं। तो कुछ चीजें हैं, इसको ऐसे समझना है कि जो नेचर है ना, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बनाई हैं जो कि वुमेन बहुत अच्छे से कर सकती हैं एफर्टलेसली, कुछ चीजें बनाई हैं जो मेन बहुत अच्छे से कर सकते हैं एफर्टलेसली। मतलब कि हर एक इंसान की कोर कॉम्पिटेंसी होती है ना। जो गॉड है, गॉड डजंट डू रिडंडेंट वर्क। ठीक है। तो अगर उन्होंने 2 जेंडर बनाए हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं एज वुमेन, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वुमेन के लिए इमोशंस हैं और मेन के लिए क्या है, लॉजिक है। ठीक है। मेन के लिए क्या है कि वो प्रोवाइडर्स बहुत नेचुरल हैं, प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं, ये नर्चर बहुत अच्छे से करती हैं। तो बहुत बेसिक्स हैं लाइफ के। तो ये चीजें हम कब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक कि हम अपनी साइकी को हील नहीं करते, जब तक हम अपने वुंड्स को हील नहीं करते, जब तक कि हम पास्ट की जो भी हमारी मतलब कंडीशनिंग हुई है,
वो डिसरेस्पेक्ट की वजह से जो आपकी ग्रैंड मदर को मिली, जो आपके मदर को मिली, वहां से आपने मदर वूंड से ये चीज सीख ली कि अब मैं किसी भी मैन को अलाउ ही नहीं करूंगी कि वो मेरी डिसरेस्पेक्ट कर सके, इसीलिए मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो वो सारी चीजों को जब आप अनलर्न करते हो, पास्ट कंडीशनिंग को अनलर्न करते हो, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को अनलर्न करते हो, तो आप अपनी जो रियल मतलब जो है आपकी फेमिनिन एज अ वुमेन उसमें रेस्ट करते हो, और एज अ मैन भी आपको वो सारी चीजों को हील करके आप अपने मैस्कुलिनिटी में आते हो। नॉट टॉक्सिक मैस्कुलिन बट हेल्थी मैस्कुलिन। और हेल्थी मैस्कुलिन कौन होते हैं? जो वल्नरेबल भी हो सके। और हेल्थी फेमिनिन कौन है? जो बाउंड्रीज भी प्लेस कर सके। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। तो अपने अंदर के दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन नेचर को इधर फीमेल ने पहले एक इंटीग्रेट किया और इधर मेन ने पहले इंटीग्रेट किया अपने अंदर के फेमिनिन और मैस्कुलिन को। तब जाके जब ये दोनों इंसान एक दूसरे के साथ आते हैं तो फेमिनिन अपनी फुल फेमिनिन में होती है, प्रेजेंस में होती है, और मैस्कुलिन अपने फुल हेल्थी मैस्कुलिन में होता है, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, लीडर। तो वहां से जो एक मैरिज क्रिएट होती है वो होती है मतलब एक जड़, एक नींव, जहां पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज क्रिएट होती है। और ये सारी चीजें होती कैसे हैं? अगेन थर्ड पॉइंट, हीलिंग करके। अपने जो भी पास्ट वुंड्स हैं, पास्ट कंडीशनिंग है, पास्ट बिलीव्स है, चाइल्डहुड से आपने जो भी मदर वुंड्स कैरी किए हैं, ग्रैंड मदर वुंड्स कैरी किए हैं, फादर वुंड कैरी किए हैं, या सोसाइटी ने आपको किसी तरीके से कंडीशन करा है, सारी चीजें आपने क्वेश्चन करके उनको अनलर्न करना है, अंदर बिल्कुल खाली हो जाना है, और फिर वहां से आपने मतलब बेसिकली एक मैरिज क्रिएट करनी है। और नंबर 4, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर। हाँ, मुझे पता है कि मतलब एक बहुत ही क्लीशे सा है, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वालिटी टाइम का किसी के लिए कोई भी मतलब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि हमने ऑलरेडी बात करी लव लैंग्वेज की, तो क्वालिटी टाइम का मतलब किसी के लिए हो सकता है कि फिजिकल टच, किसी के लिए हो सकता है कि सिंपली जस्ट बैठ जाओ, किसी के लिए हो सकता है कि कोई मूवी देखेंगे, मे बी होल्डिंग हैंड्स एंड वॉचिंग मूवी टुगेदर, वो भी हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि हम एक मील कुक करेंगे एक साथ और फिर उसको एंजॉय करेंगे। हो सकता है अपने किड्स के साथ, किड्स के स्कूल में जाके कोई फंक्शन अटेंड करना, कोई एनुअल फंक्शन अटेंड करना, उन मतलब कोई कुछ भी आपका हो सकता है क्वालिटी टाइम। तो इसको वापस से नंबर 2 पे हमने लेके जाना है। किस चीज के बारे में हमने क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि मेरे लिए क्वालिटी टाइम का मतलब क्या और तुम्हारे लिए क्वालिटी टाइम का मतलब क्या। कि हो सकता है किसी लड़के के लिए हो कि हम किसी स्पोर्टिंग इवेंट में जाएंगे, वहां पे जाके थोड़ा मतलब है ना रिलैक्स करेंगे, वो हो सकता है। तो कभी कभी आप उनके लिए वो चीज कर लो जिसको हम सैक्रिफाइस बोल देते हैं। कभी कभी जो मेन है वो आपके लिए कुछ चीज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंट्रोवर्ट लड़की है, उसको बस घर में ऐसा कोजी सा एक माहौल सा बना के और एक मूवी नाइट क्रिएट करनी है, वो क्वालिटी टाइम हो सकता है। तो दोनों ने एक दूसरे से बात करनी है, दोनों ने एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना है। कभी आपने अपने वो डिजायर पे कॉम्प्रोमाइज करके, सैक्रिफाइस करके उनके लिए चीज करनी है, कभी वो अपने डिजायर पे सैक्रिफाइस करके आपके लिए करें। तभी तो जाके एक बॉन्ड क्रिएट होगा ना, एक पेयर बॉन्डिंग क्रिएट होगी ना, एक लव वाला रिलेशनशिप, हेल्थी रिलेशनशिप क्रिएट होगा। तो वो सारी चीजें हमने करनी है। और नंबर 5, ट्रस्ट एंड लव। तो ये भी बहुत ही बेसिक है, लेकिन बेसिक में एक वीडियो मैंने बनाई थी, हाउ टू लव योर सेल्फ। वो वीडियो आपने जरूर देखनी है। जैसे ही आप खुद को प्यार करते हो ना, वैसे ही आप किसी और को भी प्यार करते हो। तो उसमें मैंने 5 पैरामीटर्स बताए थे कि प्यार का मतलब क्या। सबसे पहले अटेंशन है, फिर अफेक्शन है, फिर अप्रिसिएशन है, किसी को कॉम्प्लीमेंट्स करना, किसी ने कोई चीज ट्राई करी तो उसके एफर्ट्स के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट करना। ये नहीं कि उसने उस चीज से कमाया क्या है, मतलब आउटकम क्या आया है उस चीज के लिए नहीं। अगर आया है तो उसके लिए भी करना, लेकिन अगर नहीं आया तो एफर्ट के लिए जरूर किसी को कॉम्प्लीमेंट करना। उसके बाद आ गया आपका एक्सेप्टेंस, उसके बाद आ गया आपको आपका कि आप कितना ज्यादा उस इंसान को ऑथेंटिक होने दे रहे हो, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, उसको फिक्स नहीं कर रहे, उसको अपने ही किसी आइडिया में मोल्ड होने को नहीं कह रहे कि दिस इज हु आई वॉन्ट यू टू बी, वो नहीं कर रहे। उसको ऐसा नहीं बना रहे जैसा सोसाइटी में आपकी इमेज के लिए वो अच्छी है। वो भी कंट्रोल होता है, वो भी एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज होता है। लेकिन अभी वही बात है कि आप उस इंसान को पूरा ऑथेंटिक होने को अलाउ कर रहे हो। तो 5-6 चीजें मैंने उसमें डिस्कस करी थी, उसको आपने पूरी वीडियो को देखना है, आपको समझ आ जाएगा कि सच में प्यार का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज, एक छोटी सी चीज को मैं बिल्कुल टच करूंगी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था
कि जो रियल लव है वो है रिस्पेक्ट, ऐसे ही जो रियल लव है वो है एक्सेप्टेंस। आपने अपने पार्टनर को जैसा का जैसा वो है, एज लॉन्ग एज आपके डील ब्रेकर्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा ना, मतलब वो बंदा चीट नहीं कर रहा, वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको मतलब जो भी आपके डील ब्रेकर्स हैं उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, आपने उस इंसान को ऐसे की ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना है। जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, मतलब एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप दोनों अलग अलग इंसान हो, राइट? तो दूसरे इंसान को अपने जैसा बनाने की कोशिश हमने बिल्कुल नहीं करनी है, उसको अपनी कॉपी बनाने की कोशिश नहीं करनी है। जैसा वो इंसान है उसको अनकंडीशनली हमने एक्सेप्ट कर लेना है, एज लॉन्ग एज आपके डील ब्रेकर्स पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। अफेक्शन आपने देनी है। अफेक्शन का मतलब भी क्या हो गया कि फिजिकल टच जरूरी है, तो फिजिकल आपने टच मेंटेन करना है। सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में आपने बात करनी है। सेक्सुअल बाउंड्रीज के बारे में आपने बात करनी है कि क्या चीज है जो आप करने के लिए कंफर्टेबल हो, क्या चीज है जो आप करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो। अफेक्शन में क्या आ गया? केयर आ गया कि अगर वो इंसान बीमार है तो अब मतलब अभी वो अपने लाइफ के नीचे वाले पड़ाव पे है, रोक बॉटम पे है, कुछ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, तो आप स्टेप अप हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि लोगों को लगता है कि अगर कोई फेमिनिन है, कोई बहुत ट्रू फेमिनिन है, तो वो काम नहीं करती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर पूरी कैपेबिलिटीज हैं, उसके अंदर पूरे टैलेंट्स हैं, वो काम कर नहीं रही है, वो कमा नहीं रही है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन अगर जरूरत पड़े रिलेशनशिप में, जरूरत पड़े मैरिज में, कुछ ऐसा आ गया आपकी मैरिज में कि आपका पार्टनर अब नहीं कमा सकता, कुछ एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप स्टेप अप कर जाओ, ठीक है। तो उसमें है कि आप केयर कर रहे हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी और टैलेंट पूरा है कि आप अपनी फैमिली को जोड़ के रख पाओ। और क्या है? कंसिडरेशन, कि अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो आपने अपने पार्टनर को हमेशा कंसिडर करना है कि इस डिसीजन से मेरे पार्टनर पे क्या इफेक्ट आएगा। जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज है कि आप बाहर जाना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, बॉयज नाइट आप करना चाहते हो सकता है, तो आपने अपने पार्टनर को ये चीज बतानी है। वही बात आ गई कि अगर आपका पार्टनर एंशियसली अटैच्ड है आपके साथ, हो सकता है उसके चाइल्डहुड से उसको वो अटैचमेंट मिली है, तो वो अगर एंशियसली अटैच्ड है तो आपने ये कंसीडर करना है कि आपके इस डिसीजन से, जो आपके लिए बहुत ही छोटा होगा, शायद आपको ऐसा भी लगे कि इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ सकता है, हो सकता है आपके पार्टनर के लिए वो उतनी ही बड़ी बात हो, वो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आपने हमेशा अपने छोटे से छोटे डिसीजंस को, बड़े से बड़े डिसीजंस को कंसिडर करना है कि इसका इफेक्ट मेरे पार्टनर पे क्या आएगा। तो वो चीज है। और दूसरा एक फाइनल बात क्या है? ट्रस्ट। और ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? जैसे आप अपने प्रोमिसेस निभाते हो, खुद के साथ ट्रस्ट भी वैसे ही बिल्ड होता है और औरों के साथ ट्रस्ट भी वैसे ही बिल्ड होता है। जब आप अपने पार्टनर के लिए बार 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 शो अप करते हो तो ट्रस्ट बिल्ड होने लग जाता है। इसका सेम एग्जांपल अभी हमने लिया था ना, कि अगर आपको बाहर जाना है लेकिन आपका पार्टनर है वो चाहता है कि आप उसको फोन करके बताओ या एक मैसेज कर दो, एक वॉइस नोट कर दो, है ना। तो जब आपने वो चीज 10 बार 15 बार कर दी, एक बार बार शो अप करा, कंसिस्टेंट रहे रिलेशनशिप में, कंसिस्टेंट रहे अपने एक्शन में, ठीक है ना, आपने बार बार अपने पार्टनर को वो जताया, बताया, एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू नहीं। वर्ड्स मीन्स नथिंग, एक्शन मीन्स एवरीथिंग। So when that person shows love through actions, shows respect through actions, show that he loves or that she loves and she considers you and you are an important part in that person's life through action, तब जाके ट्रस्ट बिल्ड होता है, तब जाके वो बंदा रिलैक्स होने लगता है अपनी लाइफ में और वो इधर से हील भी होने लगता है। तो ये सारी चीजें अपने साथ अपने आप काम करती हैं। तो हमने क्या कुछ कोशिश करनी है कि ट्रस्ट हम एक दूसरे पर बिल्ड कर पाए, हम एक दूसरे पर एक काउंट कर पाए, हम दूसरे पे अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि अच्छा तुमने ये चीज करनी है, तो बिना कुछ सोचे समझे वो इंसान को अपने दिमाग में ये मतलब एक रिलैक्स वाली सिचुएशन में वो, कि अगर मैंने अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को ये चीज करने को बोली है तो वो कर देगी, ठीक है। तो वो कैसे बिल्ड होता है? शोइंग अप से, बार बार आपने अपने एक्शंस से शो करना है कि तुम मेरे पे काउंट कर सकते हो, तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, तुम रिलैक्स कर सकते हो। मैरिज में जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरे तरीके से निभा रही हूँ, तुम्हें बार बार मुझे
याद कराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बार बार मुझे वही सेम चीज रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी चीज पे फोकस कर सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस कर सकते हो। तो जितना ज्यादा आपके अंदर एक दूसरे के लिए ट्रस्ट होगा, एक दूसरे के टुवर्ड्स आप काउंट कर सकते हो एक दूसरे को, है ना, कि ये बंदा है बस मेरे साथ, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इस इंसान को फोन करूंगी तो ये बंदा आ जाएगा, पहुंच जाएगा। तो वहां से एक अनशेकेबल ट्रस्ट बिल्ड होता है। और लव के पैरामीटर्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। पहला है रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट हमने कैसे करनी है, पहले हमने समझना है कि जो पोलैरिटी हमने बात करी हीलिंग से, जो पोलैरिटी आई है, जो फेमिनिन है, जो वो अपनी अपनी फुल फेमिनिन में है, वो अपनी प्रेजेंस उसकी वैल्यू है एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में। जो मेन है उनके जो प्रोवाइडरशिप है, जो वो जिस तरीके से वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो उनकी वैल्यू है। तो वुमेन को चाहिए कि वो उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जो भी वो चीज कर रहे हैं, और मेन को चाहिए कि वो वुमेन की बीइंगनेस के लिए ग्रेटफुल हो। उनकी वही वैल्यू है कि वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। इसका एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल ये है कि आप ऑब्जर्व करो कि जब आप बच्चे थे, तो जब आप घर आते थे स्कूल से या ट्यूशन से, तो सबसे पहली चीज आप यही पूछते थे कि मेरी मम्मी कहाँ है। या इवन आपके फादर भी आते थे तो वो यही चीज पूछते थे कि मम्मी कहाँ है। तो जो फेमिनिन है उसके जो रियल मतलब रोल है एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में, एक फैमिली में, वो उनकी एग्जिस्टेंस है, वो उनकी प्रेजेंस है। वहीं से ही जो एक मेन है उनको रियल मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है काम करने की, प्रोवाइडरशिप की, प्रोटेक्टरशिप की, जो भी उनके नेचुरल मतलब रोल है एक मैरिज में, एक रिलेशनशिप में। तो हमने एक दूसरे को समझना है, अपने रोल्स को समझना है, एक दूसरे के रोल्स के लिए ग्रेटफुल होना है, उसी को ही रिस्पेक्ट करना बोलते हैं। और नंबर 2 क्या हो गया, केयर। नंबर 3 क्या हो गया, कंसिडरेशन। ऑलरेडी इन सारी चीजों के बारे में बात कर ली है। और इधर 5 हो गए, अटेंशन, अफेक्शन, अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस, एंड फाइनली लेट देम बी ऑथेंटिक, अलाउ देम टू बी ऑथेंटिक। तो जब आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, अपने पार्टनर के साथ बैठ के इसके बारे में बात करोगे, तो आपकी बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सी एक मैरिज क्रिएट होगी। और आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही एवरलास्टिंग चलेगा। जब तक आप जिंदा रहोगे, आप अपने पार्टनर के साथ रहोगे। तो ये सारी चीजें हमने अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करनी है। और इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।